चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आपके लोग को जो है कि 12वीं क्लास की जो भूगोल चल रहा था उसमें हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो होगा और आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, या तो आप बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या जिस किसी बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस हो, उस बोर्ड के लिए, उस बच्चे के लिए लाभदायक हो, या अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परफेक्ट है। हम आपको जो है कि यहां पर पूरी कंप्लीट आपको सिलेबस पहले हम फाउंडेशन के रूप में पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको इसकी जो क्वेश्चन आंसर इसी में हम बताते जा रहे हैं, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जो होता है उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते जा रहा हूं। इसके बाद में हम अंतिम में आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसको आपको देखना है और यहां से ज्यादा कहीं भी सवाल कहीं से भी आपको नहीं दे सकता है। हमारी पूरी रिसर्च, पूरी मेहनत, इधर बाहर का जो मेहनत होता है, अंदर का जो मेहनत आप लोग को पता नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आप लोगों के बीच वीडियो लाते हैं। चलिए आपके टाइम को ज्यादा ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति पर प्रकाश डालें। मानव भूगोल की प्रकृति पर प्रकाश डालें, हम इसमें प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात है कि प्रकृति जो है, हमारी जो प्रकृति, इसी को कहते हैं पृथ्वी कहते हैं। प्रकृति और मानव को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। प्रकृति और मानव को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से जो है कि एक एलन सैंपल जो साहब थे, कुमारी एलन सैंपल, जो कि फ्रेडरिक रैट जेल के शिष्या थी। ये शिष्या थी जो कि अमेरिका के थे। शिष्या कुमारी एलन सैंपल ये तो अमेरिका का जो था, अमेरिका के, इन्होंने ही एक परिभाषा दिया, उन्हीं को समर्थन करते हुए कहा कि मानव भूगोल जो है कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहते हैं मानव जो है कि एक्टिव है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है, यानी कि चंचल है मानव। कह सकते हैं हम इसको कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, कभी पृथ्वी अस्थायी, हमेशा कुछ न कुछ पृथ्वी में चेंजिंग आते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अस्थायी पृथ्वी के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है वो उसी को कहते हैं मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारी जो है कि परंपरा से चलते आ रहा है कि मानव ने पहले प्रकृति का गुलाम था, और पहले जो है कि मानव जिस रूप, जैसे प्रकृति चाहती थी, उस प्रकृति के अनुसार से मानव अपने आप को ढालना चाहता था। इसीलिए मानव जो है कि इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव उस समय प्रकृति का दास था। इससे हम आपको बता दें कि प्रकृति यानी कि पृथ्वी तथा मानव अविभाज्य है, कभी अलग नहीं हो सकता, तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह पृथक नहीं किया जा सकता है। अर्थात पृथक का मतलब होता है अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि हम जो है कि प्रकृति और मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कुमारी सैंपल ने इसी के आधार पर लिखा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक,
भूदृश्यों का निर्माण करता है। जैसे कि मानव ने गिरी मतलब घर को मानव ने बनाया, गांव को किसने बनाया बसाया, मानव ने बसाया, शहर को मतलब कि नगर को किसने बसाया, मानव ने बसाया, और सड़क को किसने बनाया, तो मानव ने बनाया, रेलवे का जाल किसने बिछाया, तो मानव ने बिछाया, हवाई जहाज किसने बनाया, मानव ने बचाया। ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य कह सकते हैं। ये हमारी जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आया, जो कि आपको लिख लेना है, नोट्स के फॉर्मेट में आपको बनाते जाना है। इस तरह से हमारी ये आपकी क्वेश्चन के ये टॉपिक के साथ साथ आपका ये क्वेश्चन भी था, आपको नोट्स फॉर्म में लिख लेना है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण की ओर। चलिए एक टॉपिक, अगला टॉपिक हम लिए हैं कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। कहते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। एक छोटा सा शब्द में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही बोल दे आपको कि मानव का प्रकृतिकरण अर्थात मानव जो है कि प्रकृति का गुलाम हो गया। मानव उस समय जो प्राचीन काल में जो था, मानव प्रकृति का गुलाम था और मानव उसके प्रकोप से डरता था। अब मानव को इस डर से मानव प्रकृति की पूजा करता था। इसी वजह से जो है कि हम कह सकते हैं, इन सारी घटनाओं को कह सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव प्रकृति के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण हो गया। लेकिन अगर प्रकृति का मानवीयकरण की अगर बात किया जाए, तो प्रकृति की मानवीयकरण में जो कि धीरे धीरे जब मानव उसको रचनाओं को, प्रकृति की बातों को, प्रकृति की संभावनाओं को, हर चीज को जब समझने लगा मानव, तो मानव धीरे धीरे प्रकृति पर कंट्रोल बनाना शुरू हो कर दिया। अब जैसे ही मानव उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो अब हो गया यही बात, आपको जस्ट इसका उलट हो गया कि प्रकृति का मानवीयकरण, कि प्रकृति का स्वामी मानव बन गया। प्रकृति का स्वामी जैसे ही मानव बन जाता है, एक विचारधारा निकल कर आता है जिसका नाम है संभववाद विचारधारा। ये मानव इस प्रकृति को कंट्रोल करना सीख गया, प्रकृति के नियमों को समझना सीख गया, प्रकृति के मानव का टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। इस टेक्नोलॉजी के विकास के चलते प्रकृति का मानवीयकरण बन गया। सबसे पहली बात है कि मानव के प्रकृतिकरण जो बात है, इसमें हम समझेंगे पूरी डिटेल से। चलिए हम आते हैं इसमें कि मानव के प्रकृतिकरण में हमने एक क्वेश्चन के तौर पर यहां पर लिया हूं कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। कहते हैं मानव जो है कि प्रकृति वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था है, शुरुआत की अवस्था था में। आदिम मानव मतलब कि प्राचीन काल के मानव, जो पुरानी मानव है, वो मानव समाज और अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा। मानव पहले अपने प्राकृतिक वातावरण से क्या रहा, बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, तथा मानव समाज की आदिम अवस्था मतलब पुरानी अवस्था सभी मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्णता नियंत्रण की कंट्रोल है। मानव समाज की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का स्तर अति निम्न था उस समय, तथा प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था। मानव किसके दास के रूप में,
प्रकृति के दास के रूप में मानव काम करता था। कहते हैं एवं प्रकृति शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय एवं सत्कार योग मानता था। मानव यानी कि प्रकृति को पूजता था, उसका सत्कार करता था, ये सारी चीजों, साथ ही अपने सतत पोषण यानी कि अपनी सारी विकास के पोषण के लिए मानव अपनी प्रकृति वातावरण पर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदि मानव पूर्णतः प्रकृति वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसको नोट फॉर्म में आप क्वेश्चन के रूप में आप नोट कर लीजिएगा। आपको लिखना है ये इसमें कि मानव पूर्णतः प्रकृति के नियमों के अनुसार रहता था। यही कारण है कि मानव के प्रकृतिकरण हो गया था। चलिए हम दूसरी में आते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण में आते हैं। चलिए अगला है इसमें कि प्रकृति का मानवीयकरण। हम प्रकृति का मानवीयकरण के बारे में जानेंगे। शुरू में मानव ने प्रकृति का दास था, जो कि मानव का प्रकृतिकरण हो गया। अब मानव ने प्रकृति को ही गुलाम बना लिया, प्रकृति के पर छाप छोड़ने लगा, जिसके वजह से प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। कहते हैं समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। मानव प्रकृति के नियम को जैसे ही समझने लगता है, वे अपने अधिक सक्षम यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास करता है, और टेक्नोलॉजी का विकास करके अपना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। इसीलिए आधुनिक मानव इसी सक्षम यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करता है मानव, तथा संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा संभावनाओं को क्या दिया? जन्म दिया। मानव भूपटल मतलब कि धरती के पटल पर के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर वहां अपनी छाप छोड़ता चला गया, वहां अपनी छाप छोड़ता चला जाता है। और इसी प्रकार प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। धीरे धीरे ये प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। इस तरह से आप लोग जो है कि पूरा कंप्लीट जो आप समझ चुके हैं कि प्रकृति धीरे धीरे प्रकृति को कंट्रोल करने लगा। तो इसी पर दो विचारधारा निकल कर आता है। एक विचारधारा निकल कर आता है संभववाद, और संभववाद को फिर एक जन्म देता एक विचारधारा और होता है नव निश्चयवाद, जो कि निश्चयवाद और संभववाद के मेल को से एक विचारधारा निकलता है नव निश्चयवाद, जिसका नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद जब जैसे ही ये निकलता है, तो ये प्रकृति को कंट्रोल जो कर किया जाता था उसके नियमों से मुक्त हो गया। अब कह सकते हैं कि अब जो है कि अच्छी तरीके से चलने लगता है। इस तरीके से हम लोग जान पाए कि प्रकृति का मानवीयकरण के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग चर्चा किए। इस पर एक क्वेश्चन के रूप में भी चर्चा किए। इस तरह से आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगले क्लास हम कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने ख्यालों को रखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को अच्छे लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।